सबने अकेला छोड़ दिया मुझे, आखिर मैं भी तो इस देश का हिस्सा हूं। मत पूछो मुझसे कि मैं किस दौर का किस्सा हूं, मेरे दर्द का इम्तिहान मत लो। और सबने मुझे जो धोखा दिया, मैं उस दौर से अचंभित हूं। हाँ, क्योंकि मैं कश्मीरी पंडित हूं। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। हमें जीने दो। ये दर्द उन कश्मीरी पंडितों का है, ये दर्द उस पलायन का है, ये जख्म, ये तस्वीरें आज कुदेरेंगी उस 90 दशक के नरसंहार को। मुझसे मेरा दर्द ना पूछो, मैं कश्मीरी पंडित हूं। अपने घर में मारा गया टुकड़ों टुकड़ों में मैं खंडित हूं। बेदर्द हवाओं ने देखा घाटी में धोखा खाया हूं। खामोश खड़ी थी दुनिया, अपनों की मैं लाशें पाया हूं। शोर वक्त में जिंदा है, चित्कारों से मैं मंडित हूं। मेरा दर्द ना पूछो, मैं कश्मीरी पंडित हूं। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर जिस तरह से एक बार फिर कश्मीरी पंडितों का दर्द छलका, कश्मीरी पंडित अपने सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू, वो सिसकियां, वो दर्द, वो चित्कारें आज भी उनके जहन में उसी तरह से गूंजती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें हर बार की सरकारों ने केवल धोखा दिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए। ये दर्द है क्योंकि लगातार जिस तरह से घाटी में आप पलायन की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार जो हत्याएं हो रही हैं, उससे कश्मीरी पंडित परेशान है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि आखिर हम महफूज कब। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें आज के दिन की है, जो लगातार पूरे घाटी में प्रदर्शन जारी है। कश्मीरी पंडित ये कह रहे हैं कि आखिर हमें इंसाफ कब मिलेगा, हमें जीने दो, आखिर हमारा भी तो ये देश है, हमारा भी तो हक है यहाँ पर रहने का। लेकिन इनके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। लगातार राजनीतिक रोटियां तो सेकी गई, वोट तो बटोरे गए, लेकिन भला इनका क्या सोचिए आप। इसी तरह से सड़कों पर आए दिन हर 2-4 दिन की तस्वीरें आप देखते होंगे। राहुल भट्ट की बात करें, शिक्षिका की बात करें, बैंक कर्मी की बात करें, पूरी कतारें। अभी न्यूज इंडिया आपको यहां पर दिखाएगा किस तरह से टारगेट किलिंग की घटनाएं सामने आई। सरकार को जगाने का काम हर रोज हम करते हैं, लेकिन उनकी आखिर सुनी कब जाएगी, सवाल यह है। न्यूज इंडिया यह भी पूछेगा कि आखिर कश्मीरी पंडित अपने घर में महफूज कब होंगे। न्यूज इंडिया यह भी पूछेगा कि आखिर कब तक कश्मीरी पंडित इसी तरह से सड़कों पर रहेंगे, कब तक वो कहेंगे कि हमें इंसाफ दो, हमें जीने दो। सवाल तमाम होंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर, लेकिन सरकारी कर्मचारी के तौर पर जो लोग काम कर रहे हैं कश्मीर में, वो अब कह रहे हैं कि आखिर कब तक हम इन परेशानियों का सामना करेंगे, आतंकियों के निशाने पर कब तक हम रहेंगे, कब तक मेरी आंखों के सामने मेरे अपनों की लाशें इसी तरह से बिछाई जाएंगी। सवाल तमाम। लेकिन घाटी में अभी तक किस तरह से टारगेट किलिंग हुई, वो भी हम आपको आंकड़े दिखाएंगे, जिसका हमने जिक्र किया। देखिए आप, ये घटनाएं लगातार जो होती चली आ रही है। घाटी में आतंक, साल 2015 शहीद जवान 39, मारे गए नागरिक 17। साल 2016 शहीद जवान 82, मारे गए नागरिक 15। साल 2017 शहीद जवान 80, मारे गए नागरिक 38। साल 2018 91 है शहीद जवान की संख्या, तो 40 मारे गए नागरिक। वहीं साल 2019 80 शहीद जवान, तो मारे गए नागरिक 39। साल 2020 62 और वहीं मारे गए नागरिक 37। साल 2021 44, तो वहां पर मारे गए नागरिक 41। इन आंकड़ों का मिलान आप करिए, मारे गए नागरिकों की संख्या कई इसमें कश्मीरी पंडितों की है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ये जो आंकड़े, क्या ये शून्य में नहीं आ सकते? क्या ये आंकड़े कम नहीं हो सकते? अब देखिए, कब कितने आतंकी घाटी में मारे गए ये भी आपको हम दिखाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हालात वहां पर सुधर नहीं रहे। साल 2015 108 आतंकी मौत के घाट उतारे गए। साल 2016 150 आतंकी मौत के घाट उतारे गए। साल 2017 213 आतंकी मौत के घाट उतारे गए। ये संख्या आप देखिए आंकड़ों के जरिए किस तरह से बढ़ती चली आ रही है ना। लेकिन इसके बावजूद हालात वहां पर अभी भी ऐसे हैं। कश्मीरी पंडित उसी दर्द से आज भी जूझते हैं। वो कहते हैं, क्या 90 के दशक की यादें अब ताजा कर रहे हैं क्या ये आतंकी? जिस तरह से हमारे अपनों को निशाना बनाया जा रहा है, मौत की घाट उतारा जा रहा है। ये आंकड़े आप एक बार और देखिए, आतंकी कब कब कितने मारे गए। साल 2021 2015 16 17 की तस्वीर आपने देखी, उसके बाद के भी आंकड़े आपने देखे। लेकिन अब कश्मीर के हालात कैसे हैं, ये हालात आखिर कब तक बने रहेंगे? ज्योति पचनंदा हमारे सहयोगी जो लगातार अपडेट देते हैं। ज्योति, आज एक बार फिर से कश्मीरी पंडित सड़कों पर यह कह रहे हैं कि हमें जीने दो। सियासी रोटियों के बीच वो फंस चुके हैं, जो रोटियां सेकी जा रही हैं, वोट बैंक जिन्हें बनाया जाता है, वो आज भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ज्योति, देखिए, बहुत त्रासदी है कि 1990 से लेकर आज तक कश्मीरी पंडित ही टारगेट हुए हैं, चाहे वहां का एक मास लेवल का प्लान हो या आज जब टारगेट किलिंग हो, तो सबसे पहले टारगेट कश्मीरी पंडितों को ही किया जाता है। और ये इस समय अपने आप को इतना
अनसेफ महसूस कर रहे हैं कश्मीर में कि पहले इन्होंने सरकार ने इनकी दोबारा से वापसी के लिए एक पैकेजेस बनाए कि जो भी वहां जाएगा उनको नौकरियां दी जाएगी, फ्लैट दिए जाएंगे, वहां उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। नौकरियां तो मिली लेकिन सुरक्षा नहीं मिली। तो ये राज्यपाल से भी इन्होंने इसका आवेदन किया, तो राज्यपाल से भी जब इन्होंने कहा कि हमें प्रमोशन नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, और उन्होंने अश्योर किया कि आपको हर समय समय पर कोई भी कमिश्नर, सेक्रेटरी या उच्च अधिकारी आपके घरों में आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी सुरक्षा को लेकर डिस्कशन होती रहेगी। लेकिन वो जो उस मीटिंग के बाद 1 महीने के बाद भी जब उन्होंने प्रदर्शन किए हैं तो तब तक उनके आरोप यही थे कि ना तो हमसे वार्तालाप आगे हुई, ना बातचीत का दौर आगे चला, ना ही कोई उच्च अधिकारी इनसे मिलने के लिए आया। उसके बाद टारगेट किलिंग बढ़ती चली गई, इनका मास लेवल पे प्लान शुरू हो गया। इनका आरोप था कि 6000 कर्मचारी हैं जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज पे कश्मीर में गए थे, जिनमें से सिर्फ 1200 लोग ही ऐसे हैं जिनको रेजिडेंशियल क्वार्टर्स दिए गए हैं, बाकी सभी रेंटेड अकोमोडेशन में थे, जो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। उसके चलते हुए इन सब ने प्लान कर दिया। अब वो वहीं पर कश्मीर में वहीं रह गए हैं जिनको ऑफिशियल अकोमोडेशन मिली हुई है। नो डाउट उनको सुरक्षा भी मिली है, वहां किसी आतंकी का पहुंचना लगभग नामुमकिन सा है। तो आतंकियों ने टारगेट किलिंग करनी शुरू कर दी, ऑफिसेज में घुस के। ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। लेकिन ये हालात आखिर कब वहां पे खत्म होंगे? रमेश रैना, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ लाइव में जुड़ेंगे। रमेश जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। जिन टारगेटेड किलिंग्स की हम आज बात कर रहे हैं, ये टारगेटेड किलिंग कभी थमी नहीं है। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता हूं कि आज नए सिरे से ऐसा हुआ है। अगर आप 90 से लेके आज तक की स्टोरी देखेंगे, आज तक की जर्नी देखेंगे, इन 32 सालों में देयर हैज बीन एन अनइंटरप्टेड कंटिन्यूटी इन द किलिंग्स ऑफ कश्मीरी पंडित्स। 1990 से जब पलायन हुआ एक बार, तो 1990 से 2000 के शतक में मास किलिंग्स हुई। संग्रामपुरा हुआ, चिट्टी सिंहपुरा हुआ, नादी मर्ग हुआ, वंधामा हुआ, कालूचक मैसेकर जम्मू में हुआ, आपका चिट्टी सिंहपुरा सरदारों का मैसेकर हुआ, और 2000 से 2022 तक कुछ ऐसी सिलेक्टेड टारगेटिंग किलिंग्स बीच बीच में होती रही, जिनसे उनको मीडिया माइलेज मिला, जिनसे उनको काफी बड़े पर्दे पे उछाला गया कि भाई इन्होंने ऐसे। क्योंकि टेररिज्म तभी सरवाइव करता है 2 चीजों से, एक तो जो उनका लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है और जो उनका मीडिया पब्लिसिटी मिलती है। तो मीडिया ने उनको रोमांटिसाइज किया टेररिज्म को, और ऐसी सिचुएशन में ये सब चीजें होती रही। लेकिन 2021 से जब बिंद्रू साहब का किलिंग कश्मीर में हुआ, वो भी एक हाई प्रोफाइल किलिंग था, क्योंकि बिंद्रू साहब वहां पर रहे थे, बिल्कुल पलायन नहीं किए थे। और उसके बाद का जो घटनाक्रम, जो टारगेटेड किलिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां इट इज ए साइकोलॉजिकल and an ideological war being waged against Kashmiri Pandits there in the valley of Kashmir, ताकि उनकी डिजायर वापस आने को खत्म करे, मार दे। और ऐसी सिचुएशन में जब गवर्नमेंट ने वहां पर प्राइम मिनिस्टर पैकेज में एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय किया, बहुत अच्छा हुआ, हम बड़े खुश हैं उसके साथ। लेकिन जो इकोसिस्टम वहां पर था, जो इकोसिस्टम ऑफ टेररिज्म था, जो इकोसिस्टम एंटी माइनॉरिटी माइंडसेट था, उस इकोसिस्टम को हम एड्रेस नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी, एक परपेचुअल इनसिक्योरिटी वहां पर रहती गई। अब एक ही चीज मैं आपको बताऊंगा, राहुल भट्ट ऑफिस में काम करता है, एक आदमी जेब में पिस्टल लेके गवर्नमेंट बिल्डिंग, जो हाईली सिक्योर गवर्नमेंट बिल्डिंग कही जा सकती है, उसके अंदर घुसता है, 7-8 कुलीग्स के सामने उसको मारता है, फिर चुपके से यही बंदूक पे छोटा सा पिस्टल जेब में रख के बाहर आता है। तो इस सिचुएशन में क्या कहेंगे? क्या ऐसा संभव नहीं है कि कोई अंदर का आदमी उसके साथ था? क्या ऐसा संभव नहीं है कि वो लोग अगर उसको मार के वो पीछे से उसको पकड़ सकते थे? दे कुड हैव डन दैट आल्सो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसका मतलब है कि जो ये परपेचुअल इनसिक्योरिटी है, इसमें कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आज भी वहां पर लिविंग है, जीवित है,
जो एक एंटी माइनॉरिटी और एंटी कश्मीरी पंडित सेंटिमेंट को बढ़ावा देती है। आज भी देख लीजिए जो लोकल पॉलिटिक्स है, जो रवि जी चर्चा में सुशील पंडित जी को भी शामिल कर लेते हैं, आपके पास आऊंगा। सुशील जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार। सुशील जी, किसी अन्य चैनल पर देश के आज आप ये कश्मीरी पंडितों का मुद्दा आप नहीं देखेंगे। लगातार जो हमने आवाज उठाई, लोगों की बातों को पहुंचाया, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि आखिर घाटी में कश्मीरी पंडित महफूज कब। क्या कश्मीरी पंडितों के साथ वाकई में धोखा हो रहा है, जुमलेबाजी हो रही है, उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा है? जी, ये धोखा पूरे देश के साथ हो रहा है। हम लोग कोई विशेष चिन्हित नहीं है इसमें, और यदि हम लोग आज प्रताड़ित हैं, वहां से निकाले गए हैं क्योंकि हम भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं कश्मीर में। हमसे कोई विशेष दुश्मनी नहीं है। हम वहां इस्लाम कबूल कर लेते, उनके साथ पाकिस्तान का झंडा उठा लेते, तो हम भी आराम से वहां रह सकते थे जी। हमें निकलना नहीं पड़ता वहां से, अपना घर बार, अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान छोड़ने नहीं पड़ते, बेघर नहीं होना पड़ता, क्योंकि हम भारत के प्रति निष्ठ हैं। हम विशुद्ध भारतीय हैं, देशभक्त हैं। अपना धर्म, अपनी आस्था से कोई समझौता नहीं कर सकते। इसी कारण हम वहां से निकाले गए। तो ये हिंदू द्वेष है। हम अपने हिंदू होने के कारण, अपने भारतीय होने के कारण वहां मारे जाते हैं, वहां से निकाले जाते हैं। ये बात साफ समझ लीजिए। दूसरी बात, कश्मीर में इफ और बट करने का, किंतु परंतु करने का समय अब जा चुका है। ये अच्छा हुआ लेकिन ये रह गया, ये बात नहीं है। कश्मीर में एक भैंगी नीति चल रही है, आधा घंटा एक धृतराष्ट्रवाद चल रहा है, और वह धृतराष्ट्रवाद आतंक की, जिहाद की पत्तियां और टहनियां छांटने में मस्त है। वो तने और जड़ पर वार नहीं करता। पूरा चेक करना। ये पूरी दिक्कत जो है कश्मीर में नीति की और स्पष्ट दृष्टि का अभाव है। वहां आप आतंकी के नेताओं के साथ, ठीक है सुशील जी, लौट कर आऊंगा। वहां नेटवर्क इशू आ रहा आपका। रमेश रैना जी आपके पास आऊंगा। रमेश जी, क्या जम्मू कश्मीर के नेता भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं, जो वहां पर लगातार कश्मीरी पंडित इस तरह से सड़कों पर दिखाई दी, जो लगातार उनकी हत्याएं हुई, जो टारगेट किलिंग की घटनाएं हुई? कश्मीर का पॉलिटिक्स जो है एक मिलीभगत में व्यस्त है। कश्मीर का जो वहां दिल जीतने का प्रयास कर रहा है। सुशील जी, लौट कर आपके पास आऊंगा। रमेश जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। कश्मीर का जो पॉलिटिक्स है वो भारत की राजनीति से थोड़ा भिन्न है। वो इसलिए है क्योंकि कश्मीरी पॉलिटिक्स पिछले 70 साल से डायनास्टिक पॉलिटिक्स से पीड़ित है। एक डायनास्टी वहां पर रूल कर रही थी पिछले 50 साल से, उसके बाद एक दूसरी डायनास्टी आ गई, और एक जो पॉलिटिकल कल्चर इन्होंने इवॉल्व कर दिया, वो उसमें एंटी माइनॉरिटी ओवरटोन्स थी। वो कैसे थी मैं बताऊंगा आपको। 1952 या 1953 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उन्होंने लैंड टू टिलर्स कर दिया। लैंड टू टिलर्स बड़ी अच्छी बात है, और जो टिलर्स है उनको लैंड दे दिया, और जो लैंड ओनर्स थे उनको कुछ नहीं दिया, कोई मुआवजा नहीं दिया, और विद द रिजल्ट वो ओवरनाइट पॉपर्स हो गए। और उसमें ज्यादातर लोग नॉन कश्मीरी मुस्लिम्स थे, कश्मीरी पंडित थे, राजपूत थे, और उनका सिर्फ वही एक सोल अर्निंग था, वो उसी से अपनी रोजी रोटी कमाते थे। तो ओवरनाइट वो पॉपर्स हो गए। और ऐसी सिचुएशन में जो ब्यूरोक्रेसी वहां की थी, जो लोकल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था, वो इस चीज पे बिल्डअप हो गया कि भाई हमें एक एंटी माइनॉरिटी को ऐसे आगे बढ़ावा मिल गया उससे। और इतना ही नहीं, फिर 1967 में परमेश्वरी हंडू एक कश्मीरी पंडितानी थी, एक माइनर गर्ल थी, उसको ब्लैकमेल करके उन्होंने फोर्सफुल कन्वर्ट करके इस्लाम कबूल करवाया, जिससे हमारे कम से कम 20-22 कश्मीरी पंडित हलाक हो गए, एजुटेशन हो गया। भारत के गृह मंत्री वाई चौहान साहब वहां पर आए, उन्होंने बातचीत कर दी। तो ऐसे में जो वहां का जो सिस्टम हो गया, उसमें एक एंटी माइनॉरिटी सेंटिमेंट बिल्कुल क्लियर तरीके से हो गया, जिसमें एम्प्लॉयमेंट में ये हो गया,
सिलेक्शंस में उसमें उसकी झलक दिखने को आई, रहन सहन में, जैसे पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच होता था, कला, तो इतिहास और विरासत और उसके साथ खाद्य संस्कृति धोखा दे दिया। अभी आज की बात देख लीजिए, राहुल भट्ट से लेके ML बिंद्रू से लेके राहुल भट्ट तक कौन सा स्टांस वहां पर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने ले लिया प्रो कश्मीरी पंडित या प्रो माइनॉरिटी को लेके। आप पूरा ये 6 महीने का क्रम देख लीजिए, इसमें देख लीजिए जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है वहां पर उनका रोल क्या, उनका रवैया क्या, क्या वो माइनॉरिटीज के सामने आ गए, क्या उन्होंने उनसे बोला कि भाई हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या उन्होंने उनको आश्वासन दे दिया? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। और अगर ऐसा हुआ होगा भी तो भी चर्चा में नहीं आया, उसकी विजिबिलिटी नहीं हुई। तो कहने का मतलब ये है कि जो जिस प्रकार से ये आजकल हेलो मिल पा रही है? हेलो, हाँ। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो वहां का है, लोकल पॉलिटिक्स है, स्थानीय पॉलिटिक्स है, उसको जिस हिसाब से इस इशू को अप्रोच करना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। वो सिर्फ अपनी मेजॉरिटी कम्युनिटी को लेके प्रोटेक्टिव हैं और जो माइनॉरिटीज है वहां पर माइनॉरिटीज के सुशील जी ने वहां के दर्द को झेला है। रमेश जी, सुशील जी से मैं पूछ लेता हूं। सुशील जी, वहां के लीडरों का भी क्या इस दर्द के पीछे देखिए हाथ रहा है? वो आप लोगों की आवाज जो वहां पर लगातार नरसंहार हुए, जो घटनाएं हुई, उसको पहुंचा नहीं पाए? नहीं, ये आप अपेक्षा किन से कर रहे हैं? जो लोग इन संगठनों को प्रश्रय देते हैं, उन्हें सीमा पार भेजते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं करते हैं, किसी हत्यारे पर आज तक कोई मुकदमा चलाकर सजा नहीं तय हुई, उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं कि हमारे दर्द की बात कहीं पहुंचाएंगे, उस पर कोई नीति बनाएंगे, उस पर कोई श्वेत पत्र लाएंगे? मतलब कि इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हैं कि वहां के नेता ही हैं जो पाकिस्तान भेजते हैं अपने यहाँ के लोगों को, वहां पर जाकर वो आतंकवादी बनते हैं, यहाँ पर आकर वो आतंक करते हैं। जी हाँ, ये फारूक अब्दुल्ला की सरकार में 80 से ज्यादा आतंकवादी छोड़े गए जिनको सेना ने सीमा पर पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। उन्हीं लोगों ने हमारा नरसंहार किया। वही महबूबा मुफ्ती हैं जिन्होंने 400 से ज्यादा पत्थरबाजों को J&K बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर की नौकरी दी, हमारे सेना के अफसरों पर FIR किए। आप क्या समझते हैं वहां की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, वहां के जो क्षेत्रीय दल हैं, वो क्या भारत के पक्ष में हैं? वो साफ साफ जिहाद के साथ मिले हुए हैं। तो अगर वहां के नेताओं के रवैये से अगर आप खुश नहीं है तो क्या आप रवैये से खुश हैं? लेकिन देश की राजनीति का ये दुर्भाग्य है, केंद्र का स्टैंड है कश्मीरी पंडितों को लेकर, उसको लेकर क्या आप खुश हैं? और पूछते हैं कि कश्मीर में लोकतंत्र कैसे बहाल होगा? जो केंद्र का स्टैंड है कश्मीरी पंडितों को लेकर, उससे क्या आप सहमत हैं? अगर वहां के नेताओं से आप सहमत नहीं है तो? जी नहीं, केंद्र, मैंने कहा ना, जिहाद का दिल जीतने में लगा है, वो कश्मीर के नेताओं को पटाने में लगा है, वो उनके सहयोग की अपेक्षा में उनको चाय पकौड़ी पर बुलाता है केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री आवास पर। तो हम दोनों पार्टों के बीच फंसे हुए हैं। एक तरफ जिहाद हमारे साथ शत्रुता निभा रहा है और दूसरी तरफ भारत का नेतृत्व हमारी अनदेखी करके जिहाद का दिल जीतने में लगा हुआ है। हम इन दो पार्टों के बीच में पिसे हुए हैं। तो फिर उम्मीद अब आप लोग किससे करते हैं? फिर तो उम्मीद ही पूरी खत्म हो गई। जी नहीं, मेरी उम्मीद इस देश की जनता से है जो चाबुक चलाएगी और हमारे नेताओं में कुछ बुद्धि डालेगी दिमाग पर। मेरी अपेक्षा हमारे मीडिया से है, मेरी अपेक्षा इस जन जागरण से है जो इस देश के विवेक को, इस देश की अंतरात्मा को जागृत करेगा। अगर इस देश को बचना है तो कश्मीर में हमें जिहाद का जबड़ा उखाड़ना है, वरना ये जिहाद पूरे देश में कोने कोने में फूट पड़ेगा। और जो हाल हमारा 32 साल पहले हुआ वो देश भर में हिंदुओं का अलग अलग जगहों पर होगा। आप लिख लीजिए। चलिए ठीक है रमेश जी, सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और बातचीत के लिए न्यूज इंडिया में। कश्मीरी पंडित आज भी लगातार ये कह रहे हैं कि आखिर ये पलायन कब तक हम सहेंगे।
कश्मीरी पंडित हमारे साथ जो लाइव में जुड़े थे उनका भी आपने यही कहा, उन्होंने यही कहा कि हम राजनीतिक रोटियों के बीच हम लगातार पिसते चले आ रहे हैं और ये सियासी गलियारों की ये लड़ाई के बीच हम फंसे हुए हैं। कोई हमारे हित में नहीं सोचता। उम्मीद है केवल कश्मीरी पंडितों को तो देश की आवाम से और हमसे कि आखिर उनकी आवाज को कैसे पहुंचाया जाए और कैसे कश्मीर से आतंक खत्म हो।